गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने जो कल स्टडी किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया था। बोर ने रदरफोर्ड का जो मॉडल था, शांत रहिए आप लोग, रदरफोर्ड मॉडल को बेटर ढंग से एक्सप्लेन किया है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जिनमें से रदरफोर्ड है बोहर ने किस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया है जो आपने देखा है। उनके हिसाब से हर ऑर्बिट के रेडियस आप फाइंड कर चुके हैं। किसी भी ऑर्बिट के रेडियस आपसे पूछा जाए आप फाइंड कर सकते हैं। तो कल आपने जो फार्मूला फाइंड किया था R1 इक्वल टू कितना n स्क्वायर R1, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, R3 इक्वल टू n स्क्वायर R1। तो सीधा सा फार्मूला था कि यहाँ पे किसी भी ऑर्बिट की रेडियस आपको फाइंड करना है तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया था। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए रदरफोर्ड है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर्स मॉडल वैलिड है, जिसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 1 पे उसकी रेडियस फाइंड किया था। तो उसकी रेडियस कितनी आई थी 0.53 एंगस्ट्रॉम। यदि इसको 5.3 लिखेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आंसर ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। यदि रेडियस डायरेक्ट 0.53 एंगस्ट्रॉम नहीं है तो पावर देखिए क्या क्या पावर है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो हम लिखवा रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर मिल जाए, थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो कल हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड किया था, nth ऑर्बिट के रेडियस, ठीक है ना। आज हम लोग उसका एनर्जी फाइंड करेंगे, उन्हीं ऑर्बिट्स की एनर्जी आज मुझे फाइंड करना है। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हेडिंग लगाएंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है ना। तो हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है ये हमें फाइंड करना है। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3। अब सभी ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इनकी सभी की एनर्जी लेवल अलग अलग है। सबसे पास में न्यूक्लियस के जो जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। यदि इसकी एनर्जी लेवल A1 है, इसके A2 है, इसके A3 है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, A3 की। मैं कह सकता हूं A3 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। दूर जाएंगे रेडियस भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। आज हम लोग ये फाइंड करने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है। जिस भी ऑर्बिट की हम बात करेंगे, ध्यान रखिए आप लोग केमिस्ट्री सब जानते हो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होती है, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होती है, सो ऑन। जिस भी ऑर्बिट की एनर्जी आपसे पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं, जनरल फार्मूला आपको बताएंगे, ठीक है। तो
यहां पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट En इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, यदि आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहे हैं, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। दोनों एनर्जी का सम जो होगा वो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन ऑर्बिट, सभी ऑर्बिट को मिला के। ठीक है, तो हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। En इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, फार्मूला हाफ mv² होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी आप जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k⁴1 q2 बाई r, k⁴1 q2 बाई r, जो कल फार्मूला बताया था। कितना बताया था, याद है? तो यहां से जो एनर्जी हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के, यहां पे दो चीज है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है। किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में लेंगे और न्यूक्लियस की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो चार्ज है वो Ze है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, उसको प्लस Ze लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई रेडियस r। रेडियस क्या है? यहां न्यूक्लियस से लेके यहां तक का गैप, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसी रेडियस होंगी। तो किसी भी ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, जनरल फार्मूला। ठीक है, ये हमारा, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दें या और इसको थोड़ा सा माइनस सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा? यहां से हाफ mv² प्लस माइनस kZe² बाई r। अब मुझे हाफ mv² की वैल्यू चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। कहां से? जब ये एनर्जी आप निकाल रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन द ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कल मैंने आपको बताया था, याद है? इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ये लाइन के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए डेरिवेशन 3 नंबर के आते हैं। डेराइव द रेडियस ऑफ, किसी भी एटम का पूछ लेगा और इस तरह से ये पूछ लेगा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन का फाइंड करिए, एटम का फाइंड करिए। तो ये 3 नंबर के डेरिवेशन डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में। तो ये डेरिवेशन आपसे बनना चाहिए। समझ आया क्या? सिंपल है। मतलब यहां से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को या फिर लिख देता हूं। कल मैंने आपको बताया था फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² बाई r इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के q1 q2 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई r²।
कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, कितना बचेगा बोलिए, कितना बचेगा, एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, सॉरी डिवाइड बस कर दे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। मैंने क्या किया इसमें 2 का डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्यों, जिससे हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। सेंटीमीटर के फार्मूले में आर आर कट गया, एम बी स्क्वायर बना, और एम बी स्क्वायर में क्या किया मैंने 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये किसका फार्मूला बन गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गया। जो इक्वेशन फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू कहां रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो En इक्वल टू कितना हो जाएगा, En इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी, हाफ एम बी स्क्वायर की जगह कितना रख दोगे, के जेड ई स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इन दोनों से कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन दिख रहा है बोलिए, कॉमन दिख रहा है के जेड ई स्क्वायर बाई आर, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1/2 कितना होगा, माइनस 1/2। तो En इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको फार्मूला, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, सही है, समझ आ रहा है, ये फार्मूला मिल गया आपको। En इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r की वैल्यू रख देंगे, यहां तक पहले नोट डाउन करिए पूरा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। कल मैंने रेडियस का फार्मूला फाइंड किया था, रेडियस का फार्मूला, श्रेया बोलो, कल जो मैंने रेडियस का फार्मूला फाइंड किया था, सुबह कल हमने रेडियस का फार्मूला फाइंड किया था, कितना, इधर आश्चर्य है, कल हमने रेडियस का फार्मूला फाइंड किया था, कितना, R इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, हाँ देख लेंगे, तुम लोग विश्वास करने लायक नहीं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये था रेडियस, किसकी रेडियस थी, ये फर्स्ट ऑर्बिट के न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का गैप है। ये फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट की रेडियस है, ये न्यूक्लियस की रेडियस नहीं थी, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, कल लिखा था मैंने। ये क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए था, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू बस पुट करना था, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इन प्लेस ऑफ r, तो En इक्वल टू क्या मिल जाएगा बोलिए, माइनस के की भी वैल्यू चाहे रख दें, के की वैल्यू रख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, r की जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो ये ऊपर वाला टर्म नीचे हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जो टर्म डिनोमिनेटर में ऊपर जाके न्यूमरेटर में पलट जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर। समझ आया क्या? कितना हो जाएगा? एन इक्वल टू बोलिए माइनस कितना हो जाएगा? कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। यम जेड स्क्वायर यम जेड स्क्वायर ई का पावर 4, पाई से पाई बस कटेगा। यम जेड 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 स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सही है? एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सही है? यहां पे ये फार्मूला हो गया En इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन ऑर्बिट के लिए यहां से एक चीज क्लियर है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n स्क्वायर। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। अब बताइए n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव में है, क्योंकि नेगेटिव में ध्यान रखना, ऐसा ना बोलना कि घटेगी। यही डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें सबकी। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम फाइंड करेंगे कितना आएगा? फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मतलब है Z इक्वल टू 1 N इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1 N इक्वल टू 1। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। एच प्लांक कांस्टेंट है 6.62 या 3 भी बुक में लिखते हैं, ठीक है ना, 6.62 या 6.63, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। -34 जूल सेकेंड। क्लियर है? इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10 टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यू मिल गई आपको। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। n इक्वल टू माइनस 9.1 10 टू पावर माइनस 31, z की जगह 1 हो गया, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8.854 10 टू पावर माइनस 12 n 1 का स्क्वायर h 6.62 10 टू पावर माइनस 34। ये पूरी वैल्यू आपको सॉल्व करना है, तो यह जाएगा -13.6, कितना आ जाएगा -13.6 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम
यदि आपसे हाइड्रोजन एटम की पूछता है एनर्जी, तो ये निकाल लिया आपने, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट। यदि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी पूछता है तो केवल एक ऑर्बिट होगी। कितनी ऑर्बिट होंगी? सिंगल ऑर्बिट होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा, फार्मूला भी याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में हमेशा आता है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहां E1 लिख देंगे चाहे, ठीक है ना, En की जगह। अब nth ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो n बस कांस्टेंट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो En इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the standard formula. Energy of electron in nth orbit -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस भी ऑर्बिट में आपको एनर्जी निकालना है, तो यदि मैं यहां से E1 निकालूं तो -13.6 1 स्क्वायर इक्वल टू -13.6 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? मतलब हाइड्रोजन एटम जैसा। सेकेंड ऑर्बिट की निकाल लो, बोलिए, डिवाइड करिए। सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू 2 ले लिया, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सेकेंड ऑर्बिट। E3 निकालो, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाई 9, बोलिए, -1.51 निकाल लीजिए फॉर थर्ड ऑर्बिट। ऐसे ही निकालना है। E3 है ये। E4 फोर्थ ऑर्बिट का बताइए, -13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाई 16 -0. निकाल लीजिए, पहले निकाला नहीं है, निकाल के बताइए जल्दी से। तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही 5 रख दो यहाँ पे। E5 इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -13.6 डिवाइडेड बाई 25 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। E6 एनर्जी इन 6 ऑर्बिट, 5-6 तक लिख लेता हूं, इसकी जरूरत है। E6 इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाई 36 -0. कितना हो जाएगा? 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ऐसे ही अब यदि मैं यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बनाऊं, एनर्जी डायग्राम आपको बनाना है। ये एनर्जी है En, ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें स्टेट भी बना देता हूं। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी है?
-13.6, ये n इक्वल टू 1 है। कितना है? 1। फिर यहाँ पे बना देता हूँ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। ठीक है ना? n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ये होते हैं एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पहले स्टेट यानी इक्वल टू 1। यदि हम ऑर्बिट से बात करें तो यहाँ पे इस तरह से ऑर्बिट है, ये यानी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 6, 7, ये ऑर्बिट यहाँ पे बना रहे हैं। उन्हीं ऑर्बिट का एनर्जी लेवल यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका एनर्जी लेवल है सबसे पहले -13.6। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -13.6। दूसरा ये E1 हो गया। E2 कितना बोलिए? माइनस हमने निकाला 3.4 ना। फिर E3 -1.51। फिर E4 0.85। फिर E5 0.554। फिर E6 कितना निकाला? -0.37। ये सब लिख लेंगे आप यहाँ पे एनर्जी। ठीक है ना? अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। जब उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है तो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद एक इनफाइनाइट लाइन है, मान लीजिए इनफाइनाइट पे n इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगी? इनफाइनाइट रखेंगे तब जाके 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट पे जाके एनर्जी 0 होगी इनकी, ध्यान रखना। कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। ये एनर्जी लेवल है इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट 0 एनर्जी लेवल होगी एट इन्फिनिटी। ठीक है ना? इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी? 0 एनर्जी हो जाएगी। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जंप करेंगे सेकंड से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, फिफ्थ से फर्स्ट पे, सिक्स से फर्स्ट पे, 7 से फर्स्ट पे। ग्राउंड स्टेट ये लेमन सीरीज कहलाएगी। ठीक है ना? सीरीज का नाम सुना है? लेमन सीरीज। कितने प्रकार की सीरीज होती हैं? लेमन सीरीज होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आपको मैंने कल बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं। मतलब यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट होंगे। वो रेडिएशन जो होंगी अल्ट्रा वायलेट होंगी।
विजिबल नहीं होंगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 11 सीरीज में कौन सी रेडिएशन मिलेगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। और 11 सीरीज में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उस सीरीज का नाम बताओ। 11 सीरीज। सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस सीरीज का नाम बोलो। थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा, 7 से आएगा। यहां भी रेडिएशन होगी, यहां भी रेडिएशन होगी, विजिबल रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? विजिबल होगी, तो विजिबल रेडिएशन बोलेंगे। अब बामर सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज का नाम क्या है? बामर सीरीज। 11 सीरीज, बामर सीरीज। क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो सेकेंड ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से यदि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसे हम बामर सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड में आएंगे इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी आ सकते हैं। थर्ड में आएंगे, फोर्थ से थर्ड में आएंगे, फिफ्थ से थर्ड में आएंगे, 6 से आएंगे और 7 से आएंगे। तो यहां भी रेडिएशन होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, ठीक है ना। पास्चन सीरीज। इसको बनाते चलिए, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नाम याद रखेंगे। अब अगला फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिफ्थ से फोर्थ में आएंगे, 6 से फोर्थ में आएंगे, 7 से फोर्थ में आएंगे। तो यहां भी जो रेडिएशन होगा IR होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। कैसा रेडिएशन होगा? इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। ब्रैकेट सीरीज होगी, ब्रैकेट सीरीज होगी। यही काम की चीज है, ध्यान रखिए। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट बचा 6 से फिफ्थ में आएगा, 7 से फिफ्थ में आएगा। फोन सीरीज बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो रेडिएशन है ये भी IR होगा, इंफ्रारेड। ये है पूरी सीरीज आपको याद होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट में आने वाला सीरीज 11 सीरीज, उसके बाद सेकंड में पास्चन बामर सीरीज, थर्ड में पास्चन ब्रैकेट फोन सीरीज, ठीक है ना। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो ध्यान रखिए अपनी एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कल मैंने बताया है। और वही रेडिएशन जिस फॉर्म में रेडिएट होता है, तो किस प्रकार की लाइट रेडिएट होती है, उसके वेवलेंथ कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है आपका फर्स्ट में ग्राउंड स्टेट में, और फिर सेकेंड स्टेट में विजिबल रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो रहेगा IR रहेगा, इंफ्रारेड रहेगा। नोट डाउन करिए जल्दी। यदि इसको इनफाइनाइट से गिराना है तो ये इनफाइनाइट से नीचे तक लाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट वाली है तो यहां से लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से लाना है तो
यानी इक्वल टू ये इनफाइनाइट रहेगा आपका, इनफाइनाइट से आपकी किसी में भी आ जाएगी। अभी तक इतना डिफाइन है, इसके आगे डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट पे सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ है? ऑर्बिट की इनफाइनाइट पे है, ठीक है ना। इसके बाद बना लिया सबने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकालेंगे इसका। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आपको याद है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो एनर्जी इक्वल टू एच न्यू के रूप में रेडिएशन होता है। रेडिएशन जो है इक्वल टू एच न्यू के रूप में होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम जंप, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पे हायर को N2 लेता हूं, टू दो लेवल लेता हूं, लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल N1, एनर्जी लेवल इसको E2 कर ले, इसको E1। हायर एनर्जी लेवल E2 से लोअर एनर्जी लेवल E1 में जंप करता है, देन द टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। दो लेवल की एनर्जी की बात करता हूं, पहले ग्राउंड और फर्स्ट। ये ग्राउंड एनर्जी लेवल और ये इक्वल टू सेकंड एनर्जी लेवल, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में क्या होगा, क्या रेडिएशन होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इससे जनरल फार्मूला मिल जाएगा। तो अभी आपने जो जनरल फार्मूला निकाला है, En इक्वल टू कितना निकाला है? En इक्वल टू बोलिए, माइनस न्यूमेरिकल नहीं, उसकी वैल्यू बोलिए, माइनस एम जेड स्क्वायर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये आपका En का फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें 1 रख दो, E1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एम जेड स्क्वायर ई पावर 4, ठीक है ना, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 स्क्वायर h स्क्वायर, 1 स्क्वायर h स्क्वायर। E2 लिखोगे एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपान माइनस में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखेंगे h पावर h स्क्वायर, ये ठीक है। ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए इक्वेशन में, इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? ठीक है ना, n स्क्वायर है, इसको आप n1 स्क्वायर कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहले को n1, दूसरे को n2, इससे क्लियर हो जाएगा। पहले का एनर्जी लेवल क्या है? n1, दूसरे का n2, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल में आ जाएगा। जनरल फार्मूला बना रहे, वैसे डायरेक्ट रख सकते हैं, जनरल बनाने के लिए हम n1 n2 लिख देते हैं, ठीक है ना, n1 फर्स्ट सेकंड। अब यदि हम ये फार्मूला यहाँ पे रखते हैं, इसको मिटा दें, ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये? E इक्वल टू E2 माइनस E1। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म यहां से मिलने वाला है आपको इस फार्मूले से।
क्या मिलने वाला है इसको थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। तो E2 कितना है, E2 कितना है माइनस mz स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर मिस हो गया, n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ये पावर 4 है, सॉरी यहाँ लिखा है सही, हाँ सही, यहाँ माइनस E1 कितना है, या माइनस नहीं लिखा, हाँ माइनस लगा लीजिए, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। यम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, जो कॉमन हो ले लीजिए, यम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाई ये माइनस माइनस प्लस, तो ये n1 स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया यम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। ये भी एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। यहां पे इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख दें, कितना लिख दें, वी नो दैट, पहले E इक्वल टू एच न्यू रख दें, E इक्वल टू एच न्यू कितना, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो इसको एच सी बाई लेमडा इक्वल टू यम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमें निकालनी है वैल्यू 1 बाई लेमडा की, 1 बाई लेमडा इक्वल टू, देखो ये जो रेडिएशन हो रहा था ना, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर तो रेडिएशन होती है, वो एनर्जी h न्यू है, वो एनर्जी कितनी है h न्यू। 1 बाई लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से h और c को इधर डिवाइड कर दो, यम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब c 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब ये है रिडबर्ग गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू की जगह क्या रख देंगे 1 बाई सॉरी कैपिटल R, ठीक है ना। ये है mz स्क्वायर, इधर लिख गया, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना, ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा इक्वल टू R 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और 1 बाई लेमडा इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू R 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस, प्लीज बात ना करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डेराइव हो गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला डेराइव हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है खुद, वेयर R इक्वल टू स्क्वायर मान लिया मैंने, यम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू c। यहाँ पे जो हमारा R है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट याद रखिएगा, इसकी वैल्यू 1.097
ये पूरी वैल्यू देखिए कांस्टेंट है 1.097 10 to power 7 पर मीटर या 1.097 10 to power 7 मीटर इनवर्स, दोनों लिख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट, Hc सभी कांस्टेंट है। जब सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है पेपर में, कई बार आया है। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट याद रखना आपको 1.097 10 to power 7 पर मीटर। पर मीटर क्यों? 1 लैम्डा है, ठीक है ना, 1 लैम्डा है यहाँ पे, इसलिए पर मीटर है, याद रखिए यूनिट। समझ आया क्या? वेयर ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी, यहां लिख लिया आपने इधर। द क्वांटिटी वन बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू, ये है कॉल्ड वेव नंबर। इसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वेव नंबर। 1 बाई लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। इसमें न्यू बार फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये 1 बाई लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है ये, उसी को वेव नंबर कहते हैं। कितनी नंबर वेव जा रही है? N1 N2। इसकी वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो फॉर लेमन सीरीज के लिए क्या रखेंगे? यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे N2 की वैल्यू जो रखेंगे 1 2 3 4 5 उससे एक अधिक। पास्चन सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या रखोगे? कौन सी? यहाँ पे वैल्यू रखना है ना, पहला लेमन सीरीज, दूसरा बामन सीरीज, तीसरा पास्चन ब्रैकेट पूर्ण सीरीज। तो उसके हिसाब से N1 N2 की वैल्यू आपको रखना रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।